Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सबसे अमेज़ॉन पर बिज़नेस करने के 3 बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं प्राइवेट लेबल मॉडल को डिस्कस करूंगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और इसके अंदर काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होता है, ख़ास तौर पे उन लोगों का जिनके पास बहुत ज़्यादा बजट हो। दूसरे नंबर पर मैं आपसे होलसेल मॉडल डिस्कस करूंगा और थर्ड में यानी कि लास्ट में मैं आपको ड्रॉप शिपिंग एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर वो लोग जिनको अमेज़ोन के बारे में नहीं पता और अमेज़ोन के बिज़नेस मॉडल से वो फेमिलियर नहीं हैं, उनको प्राइवेट लेबल और होलसेल में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि प्राइवेट लेबल और होलसेल बिज़नेस मॉडल्स के अंदर इन्वेंट्री आपके अपने हाथ में होती है, यानी कि आप इन्वेंट्री को ऑन करते हैं, आप इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। इन्वेंट्री आपके सिलेक्टेड वेयर हाउसेज में स्टोर होती है और प्राइवेट लेवल के अंदर आप प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर करवाते हैं, जबकि होलसेल मॉडल के अंदर आप सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर से उन प्रोडक्ट्स को ख़रीद के अपने वेयर हाउस के अंदर स्टोर करते हैं। जबकि ड्रॉप शिपिंग एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर आप इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करते, आप इन्वेंट्री को ऑन नहीं करते, आप इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजंस नहीं ले सकते। आप एक मिडलमैन के तौर पर एक्ट करते हैं और इन्वेंट्री आपके हाथ में नहीं होती, यानी कि फिजिकली इन्वेंट्री वो आपके पास नहीं होती। तो यहाँ पर ये बहुत अहम डिफरेंसेस हैं इन तीनों बिजनेस मॉडल्स में। और चूंकि ड्रॉप शिपिंग एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का बिजनेस मॉडल है, इसीलिए लोग होलसेल और प्राइवेट लेवल के अंदर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो आपकी इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर देगी, आपको आसानी से क्लैरिफाई कर देगी कि प्राइवेट लेवल में क्या डिफरेंसेस हैं, होलसेल में क्या डिफरेंसेस हैं और ड्रॉप शिपिंग किस तरह इन दोनों बिजनेस मॉडल से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्राइवेट लेवल को डिस्कस करूंगा। प्राइवेट लेवल के अंदर आप अपनी एक प्रोडक्ट एक सप्लायर से, एक मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर करवा के अमेज़ोन के वेयर हाउस में बेचते हैं। इसके अंदर आप सब कुछ स्क्रैच से करते हैं। तो सबसे पहले तो अमेज़ोन प्राइवेट लेवल के अंदर आपको एक प्रोडक्ट हंट करनी होती है अमेज़ोन पे, एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि हाई रेवेन्यू जनरेट कर रही हो और उसके रिव्यूज़ कम हो, कंपटीशन उसका लो हो, जबकि डिमांड उसकी ज़्यादा हो, ताकि जब आप उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे सेल करने लगें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को हंट करने के बाद आप उसकी सोर्सिंग की तरफ जाते हैं। अब इधर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अमेज़ोन प्राइवेट लेबल का हंटिंग क्राइटेरिया और अमेज़ोन होलसेल का हंटिंग क्राइटेरिया, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर आपको क्लियरली डिफाइन किया जाएगा कि अमेज़ोन प्राइवेट लेबल के लिए कौन सा क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है और अमेज़ोन होलसेल के लिए आपके लिए कौन सा क्राइटेरिया बेहतर है, क्योंकि दोनों के बिजनेस मॉडल्स डिफरेंट हैं, इसीलिए प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज भी बिल्कुल डिफरेंट है। अब सपोज़ कीजिए आपने अमेज़ोन प्राइवेट लेबल आप करना चाह रहे हैं और आपने एक प्रोडक्ट हंट किया है RGB गेमिंग माउस। अब आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लायर तलाश करेंगे। सप्लायर तलाश करने के साथ साथ ही आप इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइवेट लेवल के लिए आपको ज़्यादातर सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स आपको चाइना में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सस्ते में ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो जाती हैं, सोर्स होती हैं, और फिर आप जब उनको अमेज़ोन पे सेल करते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। इसके लिए आप सप्लायर रिसर्च और सप्लायर सिलेक्शन के प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसको जाके रिव्यू कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने प्राइवेट लेबल के लिए प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन की वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो जब आप एक प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं और आपने डिसीजन ले लिया कि आप इस ही प्रोडक्ट को एज अ प्राइवेट लेबल सेलर अमेज़ोन पे सेल करने लगे हैं, आप जाकर सप्लायर रिसर्च करेंगे। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं इसके लिए, ज़्यादातर अलीबाबा लोग यूज़ करते हैं। अलीबाबा पे जाएं, वहाँ पर जाके आप इसका सप्लायर तलाश कीजिए। सप्लायर को तलाश करने के बाद आप उसे निगोशिएट करेंगे, आप दोनों में आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस होंगी। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन बेहतर लगे तो आप उस सप्लायर को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं अपनी इन्वेंट्री तैयार करने का, और उस प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद आप अमेज़ोन पे जाके अपनी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो आपने अभी हंट की है उसकी लिस्टिंग क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो प्राइवेट लेबल के अंदर आपको लिस्टिंग स्क्रैच से क्रिएट करनी पड़ती है, आपको टाइटल भी लिखना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट का। ये जो नीचे आपको फीचर्स नज़र आ रहे हैं ये भी आप लिस्टिंग क्रिएशन के वक्त खुद ही लिखते हैं, यानी कि जितनी कंटेंट राइटिंग है वो आपको सारी खुद ही करनी पड़ती है। इमेजेस भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर करके डिज़ाइन करवानी पड़ती हैं। उसके अलावा प्राइसिंग प्रोडक्ट की और उस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये तमाम चीज़ें आपको अपनी लिस्टिंग क्रिएशन के वक्त अमेज़ोन को प्रोवाइड करनी होती हैं, ताकि आपकी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे तमाम चीज़ें शो हो सकें।
इसके अलावा आपको अपने प्रोडक्ट के यूपीसी कोड भी देना पड़ता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं और भी बहुत सी डिटेल्स हैं जो आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड देनी पड़ती हैं, जिस तरह के वेरिएशंस हो गई और प्राइसिंग हो गई। तो ये लिस्टिंग क्रिएशन के वक्त जब आप रिक्वायर्ड फील्ड्स में ये तमाम इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं, उसके बाद ये आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है। लेकिन आपकी लिस्टिंग लाइव नहीं होती तब तक जब तक आपकी इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयरहाउस में चेक इन नहीं होती। तो उसके लिए जब आपका सप्लायर प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद आप एक अमेज़ोन पे शिपमेंट प्लान को क्रिएट करते हैं। शिपमेंट प्लान में जब आप क्रिएट करते हैं, अमेज़ोन आपको डिफरेंट लेबल्स देता है। बॉक्स लेबल्स होते हैं और प्रोडक्ट्स लेबल होते हैं, यानी कि एक बड़ा जो कार्टन है जिसके अंदर इंडिविजुअल आपकी प्रोडक्ट्स भरी हुई हैं, उसमें जो वो बाहर वाला जो आउटर कार्टन है उसका भी एक लेबल होता है, और उस कार्टन के अंदर हर एक यूनिट का भी एक लेबल होता है जिसको FNSKU कोड कहा जाता है। वो तमाम चीज़ें आपको अपने सप्लायर को प्रोवाइड करनी होती हैं, और अमेज़ोन के वेयरहाउस का एड्रेस भी आपको अपने सप्लायर को प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद आपका सप्लायर अमेज़ोन के वेयरहाउस में आपकी इन्वेंट्री पहुंचा देता है। जब अमेज़ोन के वेयरहाउस में आपकी इन्वेंट्री चेक इन होती है, तो उसके चेक इन होने के 1 वीक के अंदर अंदर आपकी जो है वो लिस्टिंग को अमेज़ोन लाइव कर देता है। तो ये सारा प्रोसीजर है अमेज़ोन प्राइवेट लेबल में। जबकि होलसेल के अंदर हम किसी सप्लायर को नहीं तलाश करते, किसी मैन्युफैक्चरर को हम तलाश नहीं करते, जबकि हम सप्लायर और मैन्युफैक्चरर की बजाय हमारा फोकस होता है एक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को तलाश किया जाए, जिससे वो पर्टिकुलर ब्रांडेड प्रोडक्ट सोर्स की जाए और अमेज़ोन के वेयरहाउस में पहुंचाई जाए। तो होलसेल के अंदर आप इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर से, और उनको अमेज़ोन पे जाके सेल करते हैं। अब उधर अमेज़ोन होलसेल के अंदर आपको लिस्टिंग स्क्रैच से क्रिएट नहीं करनी पड़ती, वो ब्रांड ने खुद ही पहले से ही क्रिएट की होती है। लिस्टिंग जो होती है होलसेल के अंदर वो पहले से ही क्रिएट की होती है। मैं इधर आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये जो भी मैं आपको दिखा रहा था, ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल की है, क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई और सेलर नहीं इसको सेल कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक सेलर है। जब भी एक सेलर सेल कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली प्राइवेट लेबल सेलर ही होगा, क्योंकि ये उसकी अपनी प्रोडक्ट है, उसने अपनी ब्रांडिंग वगैरह की हुई है, इस पर अपना लोगो वगैरह लगाया हुआ है, तो ये उसकी अपनी प्रोडक्ट है। लेकिन जबकि जो होलसेल प्रोडक्ट होती है, होलसेल प्रोडक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा सेलर्स सेलिंग कर रहे होते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है न्यू एंड यूज्ड 32। इट मीन्स के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 32 सेलर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब इसमें से कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो ये यूज्ड कंडीशन में सेल कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ये न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं। अमेज़ोन FBA होलसेल का जो बिज़नेस मॉडल है वो अमेज़ोन प्राइवेट लेबल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें सोर्सिंग भी मुख्तलिफ होती है, दोनों मॉडल्स की सोर्सिंग भी एक दूसरे से डिफरेंट है, और सेलिंग क्राइटेरियाज़ और सेलिंग स्ट्रेटजीज़ भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सोर्सिंग बताता हूँ कि अमेज़ोन FBA होलसेल के अंदर आप प्रोडक्ट्स को कैसे सोर्स करते हैं। देखें, अमेज़ोन FBA होलसेल के अंदर आप इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन पे सेल करते हैं। उसके लिए आप कभी भी अलीबाबा, मेड इन चाइना, DH गेट या इस तरह की वेबसाइट्स पे जाकर अपनी प्रोडक्ट को नहीं ढूंढते, क्योंकि ये सब स्टेप्स जो हैं वो प्राइवेट लेबल में परफॉर्म किए जाते हैं सप्लायर सिलेक्शन और सप्लायर रिसर्च के लिए। हम जब भी प्राइवेट लेबल में किसी प्रोडक्ट को हमने सोर्स करना होता है तो हम उसके सप्लायर्स को हम रिसर्च करते हैं alibaba.com पे और डिफरेंट जो है वो B2B वेबसाइट्स पे जाके, ताकि हम उन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर दे सकें, और वो तमाम सप्लायर जो हैं वो उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अमेज़ोन FBA होलसेल के अंदर हम ब्रांड्स और उनके डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। हम कांटेक्ट के तरीके क्या हैं, हम थ्रू ईमेल भी कांटेक्ट कर सकते हैं और थ्रू कॉल भी कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने का मकसद ये होता है कि उन ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि होलसेलर्स या सप्लायर से हम लोग इन्वेंट्री मंगवा सकें और उनसे अप्रूवल ले सकें उनकी प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन पे सेल करने के लिए। तो आज की वीडियो में एक्चुअली मैं आपको ओवरव्यू दूंगा होलसेल FBA का, लेकिन आगे आने वाली तमाम वीडियोस में होलसेल FBA के सोर्सिंग मेथड्स, सेलिंग स्ट्रेटजीज, बाय बॉक्स को विन करने के क्राइटेरिया, इन तमाम चीज़ों को थॉरोली और एक इन डेप्थ एनालिसिस करके डिस्कस किया जाएगा। अब होलसेल FBA और प्राइवेट लेबल के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज भी बहुत डिफरेंट हैं। प्राइवेट लेबल के अंदर
कोई भी इस्टेब्लिश ब्रांड नहीं होता। प्राइवेट लेबल के अंदर जब आप एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं, आप सीधा उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए देते हैं। होलसेल एफपीए के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर या प्रोडक्शन ऑर्डर पास ऑन नहीं करते। जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ही आपने होलसेल के हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक एक प्रोडक्ट को हंट कर लिया है, उसके बाद ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करने के बाद आप एक उनसे इन्वेंट्री रेडी करने के लिए कहेंगे। बल्क में आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, आपकी इन्वेंट्री हमेशा बल्क में होनी चाहिए, क्योंकि होलसेल एफबीए में हम उनसे होलसेल रेट पे प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स होंगी, हमें उतना ही कम रेट मिलेगा। फिर हम जब उनको अमेज़ोन पे सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा उसमें से। तो यही मकसद है अमेज़ोन होलसेल एफबीए का, कि प्रोडक्ट्स को कम रेट पे पीछे से सप्लायर, होलसेलर या ब्रांड से लिया जाए और फिर उसको अमेज़ोन पे सेल किया जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रख के। एक चीज़ इसमें आप ज़रूर मद्देनज़र रखिए कि होलसेल एफबीए और प्राइवेट लेबल के बजट में बहुत डिफरेंस है। होलसेल एफबीए के अंदर आपको इतना बजट नहीं चाहिए होता जितना आपको प्राइवेट लेबल में चाहिए होता है, लेकिन होलसेल के अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर नहीं करवाते प्रोडक्ट्स, आप इस्टेब्लिश ब्रांड से होलसेल रेट पे ख़रीद के आगे अमेज़ोन पे सेल करते हैं। तो ये सारी स्टेप्स मैंने आपको सोर्सिंग के एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ। अब इस स्टेज पे मैं आपको ये बताऊंगा आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट लगी है वो होलसेल एफपीए मॉडल को फॉलो कर रही है या वो एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हमें अमेज़ोन पे जाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। अब आपको कैसे पता चला कि ये प्राइवेट लेबल है? क्योंकि इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक सेलर ही सेल कर रहा है। यहाँ पर कहीं पे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि इस सिंगल लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने सेलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको सिर्फ एक ही सेलर जो है वो सेल कर रहा है। जब एक से ज़्यादा सेलर्स होते हैं तो इधर अमेज़ोन ने इंफॉर्मेशन दी होती है कि इधर अमेज़ोन ने क्वांटिटी लिखी होती है सेलर्स की, कि कितने सेलर्स जो हैं वो इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। दो या दो से ज़्यादा जब सेलर्स ने अप्लाई किया होता है तो ओबियसली वो प्रोडक्ट जो होती है वो होलसेल प्रोडक्ट कहलाई जाती है। कभी कभार प्राइवेट लेवल के अंदर भी एक या दो सेलर्स होते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा जब होंगे तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट होलसेल होती है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होलसेल है या प्राइवेट लेबल है। अब मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ होलसेल प्रोडक्ट का। इस प्रोडक्ट को अगर आप देखिए तो इसकी लिस्टिंग के ऊपर ये देखिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है न्यू 13, यानी कि 13 सेलर्स हैं ऐसे जो इस प्रोडक्ट को न्यू फॉर्म में सेल कर रहे हैं। ये न्यू का मतलब है कि यूज्ड नहीं है, ये एक ब्रांड न्यू ही आइटम जो है वो सेल कर रहे हैं और 13 सेलर्स ने इस प्रोडक्ट पे सेलिंग करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब ये देखिए, इस प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है ना वो पैम्पर्स स्टोर, जो कि ब्रांड इटसेल्फ खुद है, उसने क्रिएट की हुई है। होलसेल के अंदर आप लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते। प्राइवेट लेवल के अंदर आपको स्क्रैच से लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है। सब कुछ आप स्क्रैच से करते हैं। टाइटल आप खुद लिखते हैं, उसके फीचर्स, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, जो प्रोडक्ट के स्पेक्स हैं, वेट है, डायमेंशंस है, वो सब कुछ आपने लिखना होता है। प्राइस भी आप सब कुछ आप करते हैं। लेकिन होलसेल के अंदर लिस्टिंग पहले से ही बनी होती है। आपने बस लिस्टिंग क्रिएशन वाले पेज पे जाके इस प्रोडक्ट की एसिन डाल के, जो भी होलसेल प्रोडक्ट है उसकी एसिन डाल के आपने उस पर सेलिंग के लिए अप्लाई करना होता है। सेलिंग के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो अमेज़ोन आपसे मोस्टली, कभी कभार अमेज़ोन आपसे कुछ सर्टिफिकेट्स मांगता है, इनवॉइसेस मांगता है कि एज एन ऑथेंटिकेशन के क्या आपको ब्रांड ने इजाज़त दे दी है सेलिंग करने के लिए कि नहीं। तो वो सर्टिफिकेट और इनवॉइसेस आप अपने होलसेल जिससे आप ये प्रोडक्ट मंगवाएंगे, आप उनसे लेके अमेज़ोन को दे सकते हैं। तो फिर उसको रिव्यू करने के बाद अमेज़ोन आपको अलाउ कर देता है होलसेल प्रोडक्ट पे सेलिंग करने के लिए। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने इस प्रोडक्ट पे सेलिंग करने के लिए अप्लाई किया है, आप होलसेलर से कांटेक्ट कर लीजिए। ब्रांड की MOQ बहुत ज़्यादा होती है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसको मीट नहीं कर पा रहे और अगर आप एक नए होलसेलर हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड यह है कि आप ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से कांटेक्ट कीजिए। उनकी MOQ कम होती है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कम होती है, तो उनके साथ आप इजीली डील कर सकते हैं। फिर जब आपने डील कर लिया है, उसके बाद आपने इन्वेंट्री के लिए उन्हें कह दिया, इन्वेंट्री रेडी करने के लिए उन्हें कह दिया है। सब कुछ जब हो गया है, उसके बाद आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से इनवॉइसेस या सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। वो सर्टिफिकेट्स या इनवॉइसेस आप अमेज़ोन पे जब अपलोड करेंगे, अमेज़ोन रिव्यू करेगा। सक्सेसफुल रिव्यू के बाद आपको इजाज़त दे दी जाएगी इस प्रोडक्ट को सेल करने की। तो जब आप इस प्रोडक्ट को सेल करने लगेंगे तो इधर न्यू 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अमेज़ोन FBA होलसेल में बिज़नेस कर सकते हैं। और ये मेन जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि दोनों में
मेन डिफरेंस क्या है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेज़ॉन FBA होलसेल के अंदर बाय बॉक्स बहुत अहमियत रखता है। प्राइवेट लेबल के अंदर इतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि इसके अंदर जो प्राइस लगाई है वो आपने खुद लगाई है और बाय बॉक्स आपके पास होता है, क्योंकि आप एक ही सेलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो 13 सेलर्स हैं, ये 13 के 13 आपस में compete कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली एक दूसरे से compete करी जा रहे हैं ताकि वो इस बाय बॉक्स को हासिल कर सकें। जिसके पास बाय बॉक्स होता है, तो जब कस्टमर ऐड टू कार्ट या बाय नाउ की ऑप्शन करता है, यानी कि इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जब कस्टमर क्लिक करेगा तो वो ऑर्डर उसी सेलर के पास जाएगा। इन 13 में से उसी सेलर के पास ऑर्डर प्लेस होगा जिसका नाम यहाँ पर लिखा होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वक्त बाय बॉक्स अमेज़ॉन के पास है, ठीक है। तो इस वक्त जो भी कस्टमर आके इस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा तो ऑर्डर अमेज़ॉन के पास ही जाएगा और अमेज़ॉन को ही जो है वो सेल मिलेगी। और बाकी अगर आप देखना चाहें कि कौन कौन से सेलर्स हैं जिन्होंने एक प्रोडक्ट के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए होलसेल करने के लिए अप्लाई किया हुआ, आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सारी उनकी लिस्ट जनरेट हो जाएगी। सबसे पहले तो टॉप पर वही होता है जिसके पास इस वक्त बाय बॉक्स होता है, वो अमेज़ॉन है। आप ये देख लें, एक ये है सेलर, एक ये सेलर है, एक ये सेलर है, एक ये सेलर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम 13 के 13 सेलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तमाम सेलर्स जो हैं वो इस एक प्रोडक्ट को इन्होंने सेल करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब मैं आपसे अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग मॉडल को डिस्कस करूंगा। फ़र्ज़ करें कि आप किसी भी वजह से अपनी इन्वेंट्री लाइन बनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते और अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सरदर्द से बचना चाहते हैं तो इस सूरत हाल में आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस मॉडल में आप प्रोडक्ट्स से डायरेक्टली डील किए बगैर मिडल मैन के तौर पर काम कर सकते हैं। आप किसी भी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्लेस करते हैं, या आप उसको एक सेलर भी कह सकते हैं, किसी दूसरी मार्केट प्लेस का सेलर, और वही डायरेक्टली प्रोडक्ट को कस्टमर तक शिप करते हैं। इस मॉडल में प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ही कम हैं, लेकिन आपका काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट अमेज़ॉन पर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी मार्केट प्लेसेस में है, लेकिन अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग मॉडल पर बिजनेस करते वक्त आपको अमेज़ॉन के चंद क़वाइद व ज़वाबित का ख्याल रखना पड़ता है। आपको अमेज़ॉन के स्टैंडर्ड रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, और ये रूल्स और रेगुलेशंस अमेज़ॉन ने अपनी वेबसाइट पर दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में इनके बारे में बात कर चुका हूँ। तो अगर आप इन रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं तो आपको अमेज़ॉन की तरफ से सस्पेंशन का भी सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपका अमेज़ॉन पर स्टोर है, आपने अमेज़ॉन पर कुछ प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है, लेकिन हकीकत में वो प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद नहीं हैं। ना ही आपने वो प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के FBA वेयरहाउस में रखवाई हैं और ना ही आपने उन प्रोडक्ट्स को अपने पास स्टोर किया हुआ है, यानी आप उन प्रोडक्ट्स को ऑन नहीं करते। तो इस सूरत हाल में जब आपकी लिस्टिंग को अमेज़ॉन पर देखने के बाद जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो आपको लिस्टेड प्रोडक्ट कस्टमर को शिप करनी होगी रिक्वायर्ड टाइम में। अब चूंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और हकीकत में आपके पास तो वो प्रोडक्ट है ही नहीं जो आपने कस्टमर को शिप करनी है। यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस $22 रखी हुई है अमेज़ॉन पर, तो ऑर्डर मिलने के बाद आप किसी और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जाएंगे जहाँ यही सेम प्रोडक्ट $22 से काफ़ी कम कीमत में मिल रही हो, जैसे कि ईबे। आप ईबे पर जाकर सेम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे जिसका आपको ऑर्डर मिला हुआ है और सस्ते में वो प्रोडक्ट सर्च करके ईबे के सेलर को आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर भी आप सपोज करें कि आपको ईबे पर एक सेलर मिला है जो वही सेम प्रोडक्ट विद सेम स्पेसिफिकेशंस $16 की दे रहा है, तो आप इसी ईबे सेलर को ऑर्डर प्लेस करेंगे, अपने अमेज़ॉन वाले कस्टमर की डिटेल्स इसको आप दे देंगे। इस तरह वो ईबे का सेलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट जिसका ऑर्डर अमेज़ॉन कस्टमर ने आपकी लिस्टिंग पे प्लेस किया था, वही सेम प्रोडक्ट जो है वो ईबे का सेलर डायरेक्टली आपके कस्टमर को शिप कर देगा, और शिपिंग चार्जेस वगैरह डिडक्ट होने के बाद आप $2 से $4 तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अब मैं अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में बात करूंगा। अब सबसे पहले हम ड्रॉप शिपिंग के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़ख़ीरा करने वाली मसनूआत, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और शिपिंग पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सप्लायर को ऑर्डर देते हैं और इससे अपने गाहक का पता फ्राहम कर देते हैं। इसके अलावा आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट और शिपिंग कॉस्ट की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को ऑफ़र कर रहे होते हैं वो सप्लायर के पास स्टोर्ड होती है और वही प्रोडक्ट को कस्टमर तक शिप करता है। तो आपको ना तो इन चार्जेस का सामना करना पड़ता है, ना ही आपको अपना टाइम ज़ाया करना पड़ता है इन सब चीज़ों में। एक और अहम फ़ायदा ड्रॉप शिपिंग का यह है कि आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है।
बाकी तमाम अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल्स में आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट का किसी ना किसी सूरत में ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपको फुलफिलमेंट की टेंशन लेनी ही नहीं पड़ती और इससे रिलेटेड चीज़ें आपको मैनेज नहीं करनी पड़ती। बचा हुआ टाइम आप अपने बिज़नेस को मज़ीद स्केल करने में, बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग करने का मतलब है कि आपको इस मार्केट प्लेस में बाकी बिजनेस मॉडल्स की तरह इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, बल्कि आप दूसरे सेलर्स के किए हुए हार्डवर्क को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई इन्वेंट्री कैरी किए बगैर भी आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस में से एक है, जिसको हर माह तकरीबन 150 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स विजिट करते हैं। तो इस लिहाज से अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग करने से आपको फौरी तौर पर कस्टमर्स की कसीर तादाद तक फौरी रसाई मिल जाती है। आपको इन्वेंट्री लाइव होने का या प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर होने का वेट नहीं करना पड़ता। अब मैं आपसे ड्रॉप शिपिंग के नुकसान डिस्कस करूंगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अमेज़ॉन के कवायद के मुताबिक प्रोडक्ट को सेल करते वक्त आपको अमेज़ॉन को 10 से 15% की सेलिंग फीस देनी पड़ती है, जो आपके प्रॉफिट मार्जिन को नुकसान पहुंचा सकती है, ख़ास तौर पर अगर किसी आइटम के मुनाफे का मार्जिन पहले से ही कम हो। और इसके अलावा वो सप्लायर या सेलर जिसको आप अपने कस्टमर की डिटेल्स दे रहे हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक डायरेक्टली शिप करेगा, वो भी आपसे अपनी सर्विसेज की फ़ीस ले सकता है और उसके इस फ़ीस लेने से आपके प्रॉफिट का आखिरी मार्जिन और भी कम हो जाता है, यानी कि आप बहुत कम फिर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल ब्रेक इवन पे आ जाते हैं, आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। कुछ ख़राब सूरत हाल में ऐसा भी हो जाता है कि आपको कभी कभार लॉस का सामना भी करना पड़ जाता है। इसके अलावा आप किसी भी मुमकिन प्रोडक्ट की मार्केटिंग और तशहीर को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उस प्रोडक्ट का कंट्रोल नहीं होता। दूसरे मॉडल्स के कंपैरिजन में इस मॉडल की तीसरी डाउनसाइड ये है कि आपको मजीद कस्टमर सपोर्ट से निपटना पड़ सकता है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आप सिर्फ खरीदार से ही कांटेक्ट में नहीं होते, बल्कि आप खरीदार और सप्लायर के साथ डील कर रहे होते हैं, यानी कि आप बायर और दूसरे सेलर, यानी कि जिसको आप सप्लायर भी कह सकते हैं, आप उन दोनों के साथ आपने डील करना होता है। तीसरा एक बहुत अहम नुकसान ये है कि जो बायर यानी कि जो कस्टमर जिसने आपको अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस किया है, वो इस बात की परवाह नहीं करेगा कि सप्लायर मैन्युफैक्चरर की तरफ से क्या हो रहा है। यानी कि यहाँ पे सप्लायर और मैन्युफैक्चरर वो एंटिटी है, यानी कि वो शख्स है जो एक सेलर के तौर पर एक्ट कर रहा है, यानी कि जिसको आप अपने कस्टमर की डिटेल्स फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो आपके बिहाफ पे कस्टमर को प्रोडक्ट शिप कर रहा है। तो कस्टमर्स को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि आप ड्रॉप शिपिंग करके किसी और सेलर के थ्रू उसको प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं। उसने आपसे ही क्वेश्चन करना है, अगर प्रोडक्ट में कोई मसला होगा उसने आपसे ही पूछना है। आप उन दोनों के राब्ते का वाहिद ज़रिया हैं, लिहाजा आपको इन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा और प्रोडक्ट में किसी भी किस्म के नुक्स के ज़िम्मेदार आप ही होंगे, चाहे आपके सप्लायर मैन्युफैक्चरर को मसाइल भी दरपेश हों। और अगर आपके सेलर की तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, यानी कि जो दूसरा सेलर जो आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहा है, उसकी तरफ से अगर कोई मिस्टेक हो गई या कोई ब्लंडर हो गया है, उसके भी जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि कस्टमर ने तो आपको ही ऑर्डर प्लेस किया है, तो इसके कसूरवार भी आप होंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। एक ड्रॉप शिपर होने की वजह से आपको काफ़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप अपने बायर्स यानी कि कस्टमर्स के साथ किसी भी किस्म का लॉन्ग टर्म या बेहतरीन रिलेशन इस्तेवार नहीं कर सकते। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट था ड्रॉप शिपिंग का। आई होप आपको आज की वीडियो से ड्रॉप शिपिंग और बाकी बिजनेस मॉडल्स की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं आपसे अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग को डिटेल में डिस्कस करूंगा अमेज़ॉन रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक, और उस वीडियो का अहम मकसद ड्रॉप शिपिंग को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना होगा, क्योंकि इस मॉडल को लेकर उलमा इकराम के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन अगर चंद बातों का ख्याल रखा जाए तो ड्रॉप शिपिंग एक तरह से जायज़ हो जाती है, लेकिन उसके हलाल होने में भी हतमी फैसला नहीं दिया जा सकता। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिटेल में भी डिस्कस करूंगा और हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। थैंक यू।